संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। जो विषय मैंने अपने कॉल अटेंशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया था, वरुण जी थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक और क्वेश्चन के रूप में करना, डिबेट के रूप में नहीं। सर डिबेट के रूप में तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती। आपको पता है, आप तो रूल मैंने तो सर अभी तो बोलना शुरू करना है सर। हाँ, तो इस मैं तो ये हैरान हूँ कि आपको मेरे ऊपर शक कैसे हुआ। नहीं, शक नहीं हुआ, मैं आप तो रूल जानते हैं। मैंने कहा सर बात यह है, जो विषय मैंने उठाए थे अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, उनकी जानकारी जो है वो मंत्री जी द्वारा अभी लिखित में या वो ओरली नहीं दी गई। सर तो मेरा कहना यह है, क्वेश्चन पूछ लीजिए जी। सर 2-3 सवाल हैं कि जो हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है सर, उसके अंदर जो प्रावधान है सर, वो 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। और ए है सर, वो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स का है, उसमें 2री से 12वीं तक का है। तो वो 1ली कक्षा इसके अंदर प्रावधान क्यों नहीं है जी? दूसरा सर, 25% का प्रावधान है सर जो हमारा केंद्र का एक्ट है, जबकि जो हमारा स्कूल का हरियाणा का 134A है सर, उसमें सिर्फ 10% का प्रावधान है। सर मैंने ये भी कहा था कि नाइदर द प्राइवेट स्कूल्स आर गिविंग एडमिशंस नॉर द गवर्नमेंट इज कंपनसेटिंग। सर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा आज तक एक बार भी की ही नहीं। प्राइवेट स्कूलों को पैसे ही नहीं दिए जाते सर, फीस प्रतिपूर्ति होती ही नहीं। अगर आप पैसे ही नहीं देंगे तो वो कैसे एडमिशन करेंगे? तो मेरा ये सवाल है सर। श्री जगवीर सिंह जी विधायक। अध्यक्ष महोदय, ये जो बच्चों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को जगह जगह प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्या वो सरकार की वजह से नहीं? सरकार ने ये बताएं कितनी लायबिलिटी है प्राइवेट स्कूलों की तरफ सरकार की, और वो कितना पैसा उन्होंने जैसे 70 करोड़ बताया, टोटल लायबिलिटी कितनी है ये बताएं। या पेपर में तो ये आया कि 700 करोड़ रुपए देने हैं सरकार ने, और दिए 70 करोड़ है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह कितनी लायबिलिटी सरकार की बकाया है? जिन स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिए, क्या उनकी लायबिलिटी सरकार की तरफ है या नहीं है? दूसरा, कितने ड्रा हुए हैं बच्चों के एडमिशन के लिए? हर ड्रा के बाद कितने कितने एडमिशन हुए ये बताएं, कितने कितने एडमिशन हुए। और तीसरा एक सवाल और है इसमें, जो पहले 66,000 एलिजिबल बच्चे थे, उनका कितनी बार इन्होंने टेस्ट चेंज किया, कितनी तारीखें दी, और इसकी वजह से कितने बच्चे महरूम रहे परीक्षा से? श्री शीशपाल सिंह जी। अध्यक्ष जी, मेरा इसी में सवाल है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो एडमिशन हो रहे हैं, जैसे कि टोटल एप्लीकेशन 66,000 थी, जिसमें से 55,000 प्राइवेट स्कूलों से आए, परंतु जो 11,000 बच्चे लगभग सरकारी स्कूल से हैं, इसमें सर एक कमी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकारी स्कूल का बच्चा है उसका टेस्ट नहीं लिया जाता। उसके नंबर सरकारी स्कूल के बच्चों के अगर 55 नंबर है, 60 नंबर है, तो वही मान लिए जाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे का मल्टीपल क्वेश्चन देकर उसका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें लगभग 100 नंबर का होता है, उसका 80 से लेकर 90 से लेकर 100 के बीच में आता है। जो सरकारी स्कूल का बच्चा पहले ही उसकी संख्या कम है, 66,000 में से आपने खुद माना है कि 11,000 बच्चे आए हैं, और दूसरा उसका टेस्ट नहीं लिया जाता। उसमें पहला सवाल तो मेरा यह है कि उनका भी टेस्ट लिया जाए, या सरकारी स्कूल का बच्चा अगर टोटल बच्चों में 50% अगर एप्लीकेंट है तो उसको सभी को ले लिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल का बच्चा यह असल में गरीब का बच्चा है। दूसरा सर,
इसमें आपने इसमें लिखा है कि जो फीस है वो सिर्फ परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय, ये तमाम 4-5 आंकड़े हैं, इनमें फीस बच्चे को देनी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे यहाँ का, आप जब भी कहते हैं कि ये मेंशन कीजिए, मैं मेंशन करता हूं कि एक सावन पब्लिक स्कूल है। मैंने खुद वहां बात की कि पास का गांव 6 किलोमीटर दूर का गांव का बच्चा उसमें एडमिशन हुआ और उसको वो ट्रांसपोर्ट, परिवहन की सुविधा नहीं दे रहे, जबकि उसके घर के आगे से खाली बस आती है। जब मैंने खुद उनसे बात कही तो उनका जवाब था कि नहीं, हम 134A वाले बच्चे को परिवहन की सुविधा नहीं देंगे। मैंने कहा कि वो फीस भरेगा बच्चा परिवहन की, कहते हैं हम नहीं देंगे। ये कोई जवाब नहीं होता। ये आपने इसके अंदर लिखा है कि अगर बच्चा फीस देगा तो ये होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि इस पे आपकी क्या कार्रवाई होगी और जो सरकारी स्कूल के बच्चों का जो एग्जाम है उसके बारे में आपका क्या विचार है? श्री चिरंजीव राव जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद आपका। वैसे तो ज्यादातर सवाल सबने पूछ लिए है, मेरा तो 1-2 छोटे-छोटे सवाल है। पहला तो ये है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए मैंने पूछा था कि जो बच्चे लेना चाहते हैं उसके बावजूद भी उनको स्कूल अथॉरिटीज है जो नहीं दे रही हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वो क्यों नहीं दे रही हैं। और दूसरा मेरा सवाल इसके अंदर ये था कि जो इनके एंड से, सरकार के एंड से स्कूल अथॉरिटीज को पैसे नहीं पहुंचे, उस वजह से एडमिशन नहीं हो पाए, तो आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या तैयारी है इनकी? नीरज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मंत्री जी आपसे प्रश्न है कि एक तो सरकार ने 300 से ज्यादा स्कूलों को रियायती दर पे जमीन दी है और हर जिले में सबसे ज्यादा दिक्कत भी उन्हीं स्कूलों से जो सरकार से औने पौने कौड़ियों के भाव में जमीन ले गए। और अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कि ये जो फीस बढ़ाएंगे उसकी सलाह मशवरा उनके अंतर्गत होगी, उसके बाद वो फीस लेंगे। उसके बाद ये स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्कूल इस तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगा, ना स्कूल के अंदर कॉपी किताब बेचेगा, ना कैंटीन चलाएगा, ना ऑडिटोरियम किराए पे देगा, ना बारात घर देगा। उसके बाद बाल संरक्षण में एक प्रावधान है कि आप बच्चे को फाइनल पेपर देने से मना नहीं कर सकते। फीस जमा नहीं करी, उसके पेरेंट्स की कमी है, उसके पास पैसा नहीं था। अगर जो बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली, ये भारत का संविधान उस बच्चे को संरक्षण देता है कि वो बच्चा फाइनल ईयर का पेपर देगा। फरीदाबाद में ही ऐसे उदाहरण है कि FIR दर्ज हो गई है, उन स्कूल वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे अंत में अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी बात है, भूतो ना भविष्यति। एक गरीब आदमी 100 गज का मकान ले ले HSBP डिपार्टमेंट में, उसको रिज्यूम का ऑर्डर मिल जाए, पहली बार में ही उसका प्लॉट HSBP खड़क लेता है। फरीदाबाद में 8 स्कूल ऐसे हैं जो कि 2 बार रिज्यूम हुए, आज तक वो स्कूल चल रहे हैं। अलॉटमेंट की शर्तों में साफ लिखा हुआ है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं। पर मंत्री जी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि स्कूल 3 तरीके के, एक हमारे गली मोहल्ले में चल रहे हैं 100, 200, 500 गज के में, गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां इतनी दिक्कत नहीं आती। एक है 5 स्टार स्कूल जो अपने 5-10 एकड़ जमीन ले रहे हैं और रईसों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां की ग्रीवेंसेस भी नहीं आती। चाहे 134A का मसला हो, जो ये सरकार से फ्री की जमीन लेंगे ना जी, सबसे ज्यादा तकलीफ ये है। और ये मंत्री जी पैरेलल गवर्नमेंट बन गई हैं। आपसे उम्मीद है हमें कि इस शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकिए। जो सरकार के कानून कायदे इन पे लागू होते हैं, भले ही जमीन 97 से पहले अलॉट हुई थी, पर 99 साल के लिए अलॉट हुई थी। सरकार का नियम कायदा उनको हर साल मानना है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। बेचने तक के भी उदाहरण है हमारे पास कि एक स्कूल ने अपनी बिल्डिंग जमीन दूसरे स्कूल को बेच दी। इस गैर कानूनी कार्य को रोकिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। 1
अरुण भाई ने और इन्होंने जो सवाल उठाया था ट्रांसपोर्ट का, ये एक बहुत गंभीर विषय है भाई। अब जो जिन बच्चों को एडमिशन दे भी दिए ना स्पीकर साहब, उनके वो ट्रांसपोर्ट, एक माँ बाप जो गरीब रेहड़ी लाके अपने बच्चों को गुजारा कर रहा है, वो हर रोज अपने बच्चे को छोड़ने के लिए 5-6 किलोमीटर कैसे जाएगा? एडमिशन कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी कि हम बसें में लेके नहीं जाएंगे, तो वो एडमिशन भी ये मान के चलो किया ही नहीं उसने। ये जो उसका बच्चा हर रोज कैसे छोड़ के आएगा गरीब आदमी? ये कुंडू जी जो कह रहे हैं, हाँ, ये बड़ी रियल प्रॉब्लम है, ये हाँ जी। सब जगह की प्रॉब्लम है। तो- और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ हाँ। जब तक डिपार्टमेंट कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेगा, हाँ। हार्ड स्टेप नहीं लेगा, तब तक ये रुकेंगे नहीं। इस समय तो ये उनकी मनमानी चल रही हाँ, है। नहीं उसमें जी वो जो एक जो भी मंत्री जी से मैं कहना था, उनके जो ड्यूज बैलेंस है प्राइवेट स्कूल के, वो क्लियर कराओ, या और कुछ जो भी वट एवर जो आपने डिसाइड करना उनके साथ में बैठ के इसको क्लियर कराओ। और ये जो आपने एक चीज का वो नहीं दी हमें, जो बच्चे बचे हुए हैं जो उन्होंने पुराने स्कूलों में लिया नहीं है, उसका क्या कराएंगे? उनका 1 साल बर्बाद होगा क्या? उनका अभी तक स्पीकर साहब उन बच्चों के एडमिशन नहीं, और रोड पे मेरे यहाँ पे जो है मंत्री जी उनका बताओ, उनका वो 1 साल बर्बाद होगा, क्या होगा? उसको जरा क्लियर तो करो आप। नहीं तो ये मैंने सारा बता दिया कि कोरोना की वजह से इसमें श्रीमती चौधरी जी का भी था, पर लेकिन वो माननीय अध्यक्ष हाजिर नहीं। मुझे बड़ी खुशी ये जान के कि किस प्रकार से गरीब की चिंता है उसमें, और मान्य सदस्यों ने वो पीड़ा व्यक्त की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये जो 134A है ना, ये 2007 में बना था, और जिस सरकार ने 2007 में बनाया उसने 2014 तक एक बच्चे का भी डिवीजन दिख रहा। फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लो यार, कुंडू जी बहस नहीं, आप उस कैटेगरी में नहीं रहे। शिषपाल जी, अध्यक्ष महोदय सुन लो जरा। दूसरा कानून जो है RTE जो बनया वो 2009 में बनया, सरकार 2014 तक चली, लेकिन 14 तक एक एडमिशन भी किया नहीं गया, सिंगल एक एडमिशन भी नहीं गया। तो ये जो चिंता है, ये केवल चिंता दिखावे की चिंता है, ये वास्तविक चिंता कहीं है नहीं। और अध्यक्ष महोदय, जो सवाल इन्होंने पूछे, नहीं, अगर आपने गलत किया पहले गलत तो होता, उसकी जानकारी आप तो दे तो दूं। नहीं, पहले गलत होता था तो कोई नहीं, अब भी गलत करें। आपको पता तो चल जाए कि वो सरकार क्या कर रही थी और वर्तमान सरकार क्या कर रही। अभी आपने पूछा कि हमने एक मिनट मलिक साहब प्लीज अभी शिषपाल जी चर्चा इसके पर आप चरणजीत राव जी नहीं है, जो जवाब एक मिनट, चरणजीत राव जी ने पूछा कि भी हमने स्कूलों का पैसा दिया ही नहीं, स्कूल के ऑडिशन करते नहीं, लेकिन अभी तक हमने 73 करोड़ 31,30,700 रुपए हमने पेमेंट कर दिए। 2015-16 से लेके अब तक 70 करोड़ 31,30,700 रुपए की पेमेंट कर दी। और 134A का पोर्टल हमने खोल रखा। हमने सभी स्कूलों से निवेदन किया कि जिसकी भी पेमेंट है वो पोर्टल में वो अपनी अप्लाई कर दे, हम तुरंत उसकी पेमेंट कर देंगे। नहीं, एक मिनट, अब सुन लो, देखो एक मिनट बीच में ना डोको, आप देखो प्लीज एक बार सुन लो, अपने लोग ये इसमें मैंने आप ये सारा सफाई नहीं है, फिर दोबारा सवाल कर लियो। देखो एक मिनट मंत्री जी, मैं सभी माननीय सदस्यों से, क्योंकि सब मलिक साहब आप तो बहुत ज्यादा कानून के ज्ञाता हैं, एडवोकेट हैं, और आपने सारे लॉज सारे नियम दोबारा जो पड़े हुए हैं, जवाब दे दूं, वो उसके अंदर जो कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। तो इसलिए मेरी ये निवेदन है कि मंत्री जी को जवाब देने दो बस। अध्यक्ष महोदय, जो इन्हें प्रश्न पूछे, मैं एक मिनट मैं सीरियल वाइज जवाब दे दूंगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद हजारों बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया। कुंडू साहब ने 12,006 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ।
हम लगातार प्रयास करते रहे, हमने उनको उनकी मान्यता रद्द करने तक का नोटिस दे दिया, लेकिन वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया, उस पर रोक दिया कि आप इतना सख्त एक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद वो कंटेम्प्ट में चले गए। अब आप बताओगे इसमें क्या करा? पुराने स्कूलों से एसएलसी लेकर हजारों अभिभावक अपने बच्चों को अलॉट किए गए स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते रहे। इसके लिए भी हमने तुरंत आदेश 7/2/2022 को आदेश जारी कर दिया कि जिस स्कूल में बच्चे थे वहीं उनका एडमिशन होगा, यदि वहां नहीं तो सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन होगा। अभिभावकों को जनवरी की भीषण सर्दी में ये तो आई गया, जो 12,000 मैंने कह ही दिया। जिन बच्चों को चयनित किए गए उनमें से कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया, कितने बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, ये भी मैंने सारा का सारा आपको बता ही दिया कि 21,577 को हमने एडमिशन कर दिया और 12,006 जो है वो विद्यार्थी रह गए। जिन स्कूलों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर जमीन देने की बात कही, वो भी मैंने आपको बता दिया कि 6/5/1997 से किसी को भी रियायती दर पर जमीन नहीं दी गई। जो स्कूल सरकार की शर्तों को पूर्ण नहीं करता, उन पर आज तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई, वो मैंने आपसे बता दिया। नीरज शर्मा जी का है कि उसके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी, मान्यता रद्द करने के लिए हमने नोटिस दे दिया कि हम करने लग रहे, उस कोर्ट में चले गए। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को सरकार ने सहानुभूति दिखाने की बजाय स्कूलों के बेईमान प्रबंधों की दया पर छोड़ दिया। वो मैंने आपसे बता दिया कि आपकी सरकार में जो किरण चौधरी का प्रश्न है, वो उस टाइम सरकार में थी, 7 साल में आपने किसके आगे छोड़ कर रखे, कैसे छोड़ कर रखे, हमारी सरकार ने क्या करके दिखाया, वो मैंने आपके सामने सारा दे दिया। और हमने पूरा दबाव उसके लिए बना के रखा कि एडमिशन सबको होना चाहिए। विभिन्न समाचार पत्रों के आधार पर 134 नियम के तहत 10% एडमिशन का कोटा में से 20,000 से अधिक छात्र एडमिशन से वंचित रहे। वो मैंने आपको बताया दिया कि 12,006 रह रहे। इसका मुख्य कारण पोर्टल में देरी से शुरू होना है, दाखिले की अंतिम तारीख में विलंब व अंतिम, ये आपने कहा कि लेट हमने शुरू किया। इसका कारण था क्योंकि कोविड का जो दौर था उसके कारण स्कूल लंबे टाइम तक बंद रहे। अगर आप कहोगे तो मैं डेटे बता दूंगा कब तक बंद रहे। स्कूल जब हमने खोल दिए उसके बाद दोबारा भी हमने स्कूल बंद करने पड़े। परिस्थितियां असामान्य थी। ऐसी असामान्य परिस्थितियों में भी जितने एडमिशन हुए, अगर आप पिछली बार का देखोगे तो उससे ज्यादा एडमिशन हमने अब की बार असामान्य परिस्थितियों में भी उससे ज्यादा एडमिशन करने का हमने काम किया। एक आपका सुझाव था, अरुण चौधरी जी का सुझाव था, और जवाब नहीं मिलेगा। जवाब तो मेरे हल्के के लोगों ने मुझे बताया कि स्कूल में उन्हें दर दर भटकते हुए ये पूरा कर दिया हमने। ये घर में फ्रिज कूलर वाली बात किरण चौधरी की है, वो भी हमने एडीसी की कमेटी बनाई थी, उसमें भी नहीं आपका ही आने लग रहा, अब आपका ही रहा, आपका नहीं आया अभी तक, आपका सुझाव आने लग रहा। यह मेरी समझ से परे है कि राज्य सरकार मामले में 134A की बजाय अधिक प्रभावी RTE के माध्यम से प्रवेश का रास्ता क्यों नहीं अपनाती। अरुण जी का भी है और किरण चौधरी जी का भी है। मैं एक्ट यूज किया, हाँ चलो वही जो भी आपने किया मैं उसका बता रहा। मैं आप दोनों की बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि 134A का पूरा खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाती है, जबकि RTE की में 60% केंद्र सरकार से मिलता है। और मेरा मानना है कि जितना पैसा हम आज खर्च कर रहे हैं, इतने ही पैसे में हम 25% बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हमने सिद्धांतिक रूप से ये फैसला कर लिया। हमने पहले ही जो आपने बात कही वो हमने मान ली, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसी सेशन से, जो अगला सेशन होगा, तो हम इस पे अमल शुरू कर देंगे और बच्चों का पहली क्लास से एडमिशन शुरू कर देंगे। हाँ, उसमें जो नियम आपने उस टाइम बनाया, उसमें भी आपने कोई इस प्रकार का प्रावधान किया ही नहीं था। इस करके सारा का सारा गड़बड़ होया, क्योंकि आपने उसमें कोई प्रावधान किया नहीं। आने वाले टाइम में इस पर विचार कर सकते। नहीं आपने देखो, आपको पता, आप तो से कहना चाहता हूं कि बहुत हमारे विपक्षी साथियों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया गरीब लोगों के लिए। मेरा मानना है कि कुछ ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पे ये लागू नहीं होता 134 से। क्या वो सबसे समाज से ऊपर उठ के हैं क्या?
उनको सरकार ने रियायती दर पे हमने जमीन दी उनको, उनके पास बहुत पुरानी जमीनें हैं, तो उनको नहीं कर सकते आप ये बात तो हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट तो 134 में भी स्टे दे दिया उन्होंने। मंत्री जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो पुरानी सरकारों ने जो काम नहीं किया वो आपने चालू तो कर दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो एक मिनट जी, जो ये बाकी के जो बच्चे रह रहे, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं इनको पूरा करो। मैं आपका पूरा यहाँ चंडीगढ़ में उन अपनी बसा में बैठा के लाऊंगा और आपका आर्डर जो ना पूरा सम्मान कराएंगे। वो तरीका बताओ मुझे, मैं आपको विश्वास देता हूँ। देखिए प्लीज हो गया, हो गया अगर तारीफ करो मंत्री जी, हो गया टाइम हो गया। अध्यक्ष महोदय, अब अगर कोर्ट ये रोक लगा देगा, आप मुझे कोई तरीका बताओ ना जी। अगर कोर्ट, हमने अगर सख्ताई की, कोर्ट ने इस पर लिख दिया और उसने कंटेम्प्ट डाल दी हमारे खिलाफ, आप तो कह रहे करो, हमने अगर कराया तो कोर्ट में कंटेम्प्ट है 22 तारीख लगी है उसमें कि आप सख्ताई कर रहे, सरकार सख्ताई कर रही है। वो स्कूल क्यों नहीं दे रहे, वो आपने सेटल करना है। एक मिनट, अरुण चौधरी जी का एक हो रहा है, वो नहीं है स्कूलों के खिलाफ। अरुण चौधरी जी का एक हो रहा है। भारत का संविधान आर्टिकल 21A के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री और जरूरी शिक्षा का अधिकार देता है। हरियाणा स्कूल एजुकेशन के रूल 134A के तहत BPL तथा EWS श्रेणी के स्टूडेंट को कक्षा 2 से 12वीं तक के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10% आरक्षित करता है। इन वंचित बच्चों को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाए, ना तो प्राइवेट स्कूल इन बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं और ना ही सरकार इन्हें मुआवजा दे रही। प्रदेश में 134A के तहत, मेरा सवाल जो है, प्रदेश में 134A के तहत BPL तथा EWS श्रेणी के स्टूडेंट को कक्षा 2 से 12वीं तक के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटें आरक्षित हैं। एडमिशन से वंचित बच्चों को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाए, इस बारे नियम में कोई प्रावधान नहीं है। इन बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए, उनके एडमिशन उनके पुराने स्कूल में सुनिश्चित करने बारे विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। ये मैंने कहा ही नहीं कि उनको आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाए। सर, कॉल अटेंशन पढ़ लें या मैं पढ़ देता हूं, अगर उसमें ऐसा लिखा हो। सर, ऐसा अगर लिखा हो सर बताएं प्लीज। आपने क्या पूछा? मैंने जो पूछा मैं आपको पढ़ देता हूं। मैंने कब कहा भी उन बच्चों को आर्थिक रूप से आप सहायता दें अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ? मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं।